हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, अब कुछ टॉपिक और पढ़ने हैं हमें, हम उन टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम होगा टॉर्क, फिर हम समझेंगे एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं। ये दो टॉपिक जो है हमें आज कवर करने हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है उसको देख लेते हैं, क्या है वो, टॉर्क, या फिर उसको मूवमेंट ऑफ फोर्स भी हम बोलते हैं। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स। देखो मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम बोलते हैं, ये क्या है, टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स है। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट टर्न होने लग जाता है, क्या वो अपने एक्सिस पे घूमने लग जाता है वहीं पे, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। कहने का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज द फोर्स ऑफ रोटेशनल मोशन। मूवमेंट ऑफ फोर्स है, इट इज क्या बोला, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स। यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है वो फोर्स की टर्निंग एबिलिटी होती है। यानी कि फोर्स पे जब ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि किसी ऑब्जेक्ट को टर्न कर दे, घुमा दे, रोटेशनल मोशन करवा दे, तो हम बोलते हैं भाई वो जो फोर्स है उसको हम मूवमेंट ऑफ फोर्स बोल देते हैं। इट इज अ फोर्स दैट रोटेट्स द बॉडी और द ऑब्जेक्ट ऑन अ पर्टिकुलर एक्सिस एंड और पॉइंट। उसने क्या बोला, इट इज अ फोर्स दैट रोटेट्स द बॉडी और द ऑब्जेक्ट ऑन अ पर्टिकुलर एक्सिस। इसका कहने का मतलब क्या है, ये एक फोर्स है। मूवमेंट ऑफ फोर्स भी क्या है, एक फोर्स है। उसने बोला मूवमेंट ऑफ फोर्स है जिसको हम टॉर्क बोल रहे हैं, इट इज अ फोर्स, ये क्या है, फोर्स है दैट रोटेट्स द बॉडी, जो क्या करता है, बॉडी को रोटेट करवाता है, और द ऑब्जेक्ट, या तो बॉडी फिर ऑब्जेक्ट, बात एक ही है, वो बॉडी को, किसी रिजिड बॉडी को क्या करता है, रोटेट करवाता है। मूवमेंट ऑफ फोर्स इज अ फोर्स, ये क्या है, एक फोर्स है दैट रोटेट्स द बॉडी या फिर दैट रोटेट्स द ऑब्जेक्ट ऑन अ पर्टिकुलर एक्सिस। सबसे बड़ी बात है कि एक पर्टिकुलर एक्सिस या फिर एक पॉइंट के अबाउट ही क्या होता है, ये रोटेशनल मोशन होता है। एक एक्सिस फिक्स कर देते हैं और उसके अबाउट ही रोटेशनल मोशन होता है। एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि एक टेबल फैन है, टेबल फैन भी क्या होता है, अपनी एक्सिस के अबाउट क्या होता है, उसकी जो पंखुड़ियां होती है, ब्लेड्स होती हैं, वो घूम रही होती हैं। तो हम बोलते हैं भाई वहां पे क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन ऑफ अ ब्लेड्स ऑफ अ फैन अलोंग इट्स एक्सिस, या फिर इसके क्या बोलेंगे, अलोंग इट्स एक्सिस। ठीक हो गई बात। रोटेशनल मोशन क्या होता है, किसी भी एक्सिस के अबाउट होता है या फिर ये किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट होता है। हम बात कर रहे हैं किसकी, मोमेंट ऑफ फोर्स की। मोमेंट ऑफ फोर्स को मैंने बोला हम टॉर्क भी कह देते हैं, और ये एक फोर्स, ये टॉर्क इज अ फोर्स ऑफ रोटेशनल मोशन दैट रोटेट्स द बॉडी। कहने का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क इज अ फोर्स दैट रोटेट्स द बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट या फिर अबाउट अ फिक्स एक्सिस। टॉर्क इज ऑल्सो रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर फोर्स। उसने कहा टॉर्क क्या है, बिल्कुल सिमिलर है किसके, लीनियर फोर्स के बराबर। जैसे लीनियर मोशन हमने पढ़ा है, लीनियर मोशन को वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। उसमें क्या था, जिसमें जो हमने फोर्स पढ़ा था, जिसको हम एफ इक्वल टू एम ए से रिप्रेजेंट करते थे, क्या था, लीनियर फोर्स एफ इक्वल टू एम ए से हम उसको रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे जो है टॉर्क की बात आ गई। टॉर्क इज ऑल्सो रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर फोर्स। कहने का मतलब टॉर्क भी क्या है, फोर्स है, लेकिन ये रोटेशनल मोशन का फोर्स है बस। जब किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लगता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, रोटेशनल मोशन करना स्टार्ट कर देता है, या तो किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट करेगा या फिर एक फिक्स एक्सिस के अबाउट वो रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा। टॉर्क इज प्रोड्यूस बाय कपल। ध्यान रखना है, टॉर्क जो होता है वो प्रोड्यूस होता है कपल के द्वारा। अब कपल क्या है, अ कपल इज डिफाइंड अ पेयर ऑफ फोर्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, पैरेलल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड डू नॉट एक्ट अलोंग अ सेम लाइन। उसने क्या बोला भाई, टॉर्क क्या है भाई, टॉर्क इज प्रोड्यूस बाय कपल। टॉर्क तो पहले जिसको हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोला, टॉर्क क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन का ही फोर्स है। इसका काम है किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अबाउट अ फिक्स एक्सिस। टॉर्क जो होता है वो प्रोड्यूस होता है किसी एक कपल के कारण। अब कपल क्या होता है, कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट टू ईच अदर। यानी देखो इस तरीके से, मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, देखो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स तो इस तरफ को लग रहा है एफ, और एक फोर्स ठीक नीचे की तरफ को लग रहा है इस वाले एंड पे। दो एंड हो गए ना इस ऑब्जेक्ट के, एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया। तो दो एंड पे दो फोर्स लग रहे हैं और बराबर हैं, इक्वल हैं और अपोजिट हैं, और पैरेलल भी है। सीधी सी बात है, देखो ये इसके पैरेलल हो गया, क्योंकि वेक्टर अगर हम फोर्स का बनाएंगे तो पैरेलल बनेंगे। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया, इस फिगर में क्या है कि किसी एक ऑब्जेक्ट के जो दो एंड पे फोर्स लग रहे हैं वो अपोजिट हैं और बराबर हैं। एक चीज और लिखी उन्होंने, एंड डू नॉट एक्ट अलोंग द सेम लाइन। याद रखना है जो कपल फोर्स होते हैं वो एक सेम लाइन के अलोंग क्या करते हैं, सेम लाइन के अलोंग क्या करते हैं, वर्क नहीं करते। इस चीज का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कपल क्या है, कपल तो किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट के दो एंड पे इस तरीके से फोर्स लगे कि दोनों फोर्स बराबर हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। इस वजह से कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, रोटेशनल मोशन करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे लिखा टॉर्क इज प्रोड्यूस बाय द कपल, और कपल के बारे में बताया मैंने, कपल इज डिफाइंड अ पेयर ऑफ फोर्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, पैरेलल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड डू नॉट एक्ट अलोंग अ सेम लाइन। और किसी सेम लाइन के अलोंग क्या करते हैं, ये कपल वर्क भी नहीं करता है। कपल एक्चुअली में क्या है, पेयर ऑफ फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पेयर ऑफ फोर्स लगाया जाए जिसके कारण वो रोटेशनल मोशन करने लग जाए, और पेयर ऑफ फोर्स किस तरीके से होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए फोर्स,
और अपोजिट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होने चाहिए। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे इस तरीके का फोर्स लगता है, कपल फोर्स लगता है, तो कहने का मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि उसने एक साफ साफ लिख दिया, टॉर्क इज प्रोड्यूस बाय द कपल। टॉर्क किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, कपल के द्वारा हो जाता है। किसी एक ऑब्जेक्ट पे जो बराबर किंतु अपोजिट फोर्स लगना ही टॉर्क होता है या फिर कपल होता है। अब देखो, इट इज अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एट अ पॉइंट पी। अब देखो, इफ अ फोर्स, क्या लिखा, इफ है, इफ लिखा हुआ है, ठीक है। इफ अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एट पॉइंट पी, मान लो देखो यहाँ पे एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे एक पार्टिकल रखा हुआ है ना, कोई सा भी पार्टिकल हो सकता है, ith पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, या फिर यहाँ पे तो कोई हम सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो सिंगल पार्टिकल यहाँ पे पॉइंट पी पे रखा हुआ है, तो इस पे लगने वाला जो टॉर्क होता है उसको हम डिफाइन करते हैं आर क्रॉस एफ, या फिर इसको हम बोल देंगे आर एफ साइन थीटा। अब आर क्या है, देखो इस पी पार्टिकल का क्या पोजीशन वेक्टर हो गया, एफ क्या हो गया, इस पार्टिकल पी पे लगने वाला फोर्स। तो टॉर्क इक्वल टू जो होता है उसे हम आर क्रॉस एफ भी बोलते हैं, आर एफ साइन थीटा भी बोल देते हैं। टॉर्क इज इन द डायरेक्शन प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। क्या होता है, टॉर्क इज इन अ डायरेक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा गलत, यहाँ पे से थोड़ा गड़बड़ हो गया, टॉर्क इज इन द डायरेक्शन प्लेन कंटेनिंग, क्या लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखना, ऐसे लिखना टॉर्क इज इन द डायरेक्शन, को सही कर दो, टॉर्क इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, याद रखना है, इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हमेशा क्या होता है, ऐसे ही होता है। ये आर क्रॉस एफ, टॉर्क को हमने कैसे निकाला, आर क्रॉस एफ से निकाला। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जो तो थर्ड क्वांटिटी मिलती है, जो उसका डायरेक्शन होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाता है। यानी कि टॉर्क इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ऐसा लिख देंगे, टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ, टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। इसको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। जो गड़बड़ हो जाता है, जो गलत हो जाता है, उसको एक बार रिचेक करना बहुत जरूरी होता है। तो टॉर्क इज इन द डायरेक्शन, इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। कहने का मतलब क्या है, इस पी पे जो टॉर्क लगेगा वो आर और एफ, फोर्स और पोजीशन वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग जाएगा। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। वेक्टर प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी भी है, जिसको हमने राइट हैंड स्क्रू रूल से भी समझा था, कि जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी आर और एफ जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है, इफ द डायरेक्शन ऑफ आर और एफ, या तो आर की या तो एफ की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए। क्या लिखा है, इफ द डायरेक्शन ऑफ आर और एफ इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ टाउ विल बी रिवर्स। तो हमारे पास जो टॉर्क है उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर फोर्स या फिर पोजीशन वेक्टर दोनों में से किसी भी एक का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, तो सीधी सी बात है, टॉर्क का डायरेक्शन भी अपने आप रिवर्स हो जाएगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ आर एंड एफ आर रिवर्स, बोला इफ द डायरेक्शन ऑफ बोथ आर एंड एफ आर रिवर्स, मतलब अगर आर की भी डायरेक्शन चेंज कर दें, एफ की भी डायरेक्शन चेंज कर दे, देन द डायरेक्शन ऑफ टाउ विल नॉट बी रिवर्स। इस केस में जो टाउ का डायरेक्शन है, टॉर्क का डायरेक्शन है, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखना। हमने जो यहाँ पे हमने पढ़ा, हमने क्या बोला, मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क भी बोलते हैं। टॉर्क का क्या काम है, टॉर्क इज अ रोटेशनल एनालॉग ऑफ अ फोर्स, लीनियर फोर्स, ऐसा बोल सकते हो। टॉर्क इज सिमिलर टू द लीनियर फोर्स। जैसे लीनियर मोशन में फोर्स होता है, उसी तरीके से रोटेशनल मोशन का जो फोर्स होता है उसे हम टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क जो होता है किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रोटेशनल मोशन करवाने का काम करता है, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अबाउट अ फिक्स एक्सिस। और टॉर्क प्रोड्यूस होता है हमेशा किसी कपल के कारण। कपल का मतलब क्या हो गया, कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड द फोर्स, द पेयर ऑफ फोर्स, दीज टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये भी चीज यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है। और अगर हम किसी पार्टिकल पे, जैसे हमें पी पे एक पार्टिकल था, उस पर लगने वाला हमने टॉर्क निकाला, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। इसको हम मूवमेंट, देखो जो एफ है, एफ को हमने आर के साथ क्रॉस करा, इसलिए हमने इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। ध्यान रखना है, मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है सीधी सी बात, आर क्रॉस एफ। अगर किसी और चीज के मूवमेंट की बात कर देगा, वो बोल देगा मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बोल देगा, तो हम आर क्रॉस पी कर देंगे। जिस भी चीज के मूवमेंट की बात करेगा उसके साथ क्या करेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस में, सीधी सी बात है। मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है आर क्रॉस एफ। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम बोलेगा, एंगुलर मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलेगा तो आर क्रॉस पी कर देंगे। किसी भी चीज का मोमेंटम बोलेगा उसको हम क्या करेंगे, उसके पोजीशन वेक्टर से, उस पार्टिकल के, जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं उसके पोजीशन वेक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है, तो सीधी सी बात बोली मैंने, टॉर्क क्या है, एक फोर्स ही है, लेकिन वो रोटेशनल मोशन का फोर्स है। उसका काम है किसी ऑब्जेक्ट को अबाउट अ फिक्स पॉइंट रोटेशन करवाना। और टॉर्क हमेशा कपल के द्वारा ही क्या होता है, कपल के कारण ही प्रोड्यूस होता है। और कपल क्या है, एक पेयर ऑफ फोर्स है जो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। और द टॉर्क या फिर द पेयर ऑफ फोर्स या फिर दिस कपल डू नॉट एक्ट अलोंग अ सेम लाइन। ये किसी एक सेम लाइन पे क्या करते हैं, वर्क भी नहीं करते हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इफ अ फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल, ये भी हमने पढ़ लिया कि अगर किसी पार्टिकल पी पे एक फोर्स लग रहा है एफ, तो उसके पे जो टॉर्क होगा इस तरीके से डिफाइन करेंगे। और टॉर्क के बारे में थोड़ा बहुत और जान लिया कि टॉर्क का डायरेक्शन कैसे होता है। अब हम बात करते हैं टॉर्क के यूनिट की और टॉर्क के डायमेंशन की। इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे और डायमेंशन कैसे हम निकाल देंगे। तो देखो यूनिट तो बहुत आसानी सी बात है। देखो आर क्रॉस एफ, आर जो है यहाँ पे डिस्टेंस है तो मीटर इंटू न्यूटन, तो लिख देंगे यूनिट जो होगी न्यूटन इंटू मीटर होगी।
अब डायमेंशन की बात करें तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है, देखो न्यूटन की जगह फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2 होता है। इस तरीके से मीटर है, मीटर भी लेंथ है तो लेंथ रख देंगे। तो इस तरीके से तुम्हारा टॉर्क का या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको हम बोल रहे हैं उसका डायमेंशन निकल के आएगा ml2t-2। तो ये टॉर्क की बात हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या था यहाँ पे टॉपिक था टॉर्क का, मोमेंट ऑफ फोर्स का। इसके बारे में मैंने जितना लिखा है इतना ही तुम्हारे लिए क्या होगा, काफी होगा। ध्यान रखना इस चीज को, टॉर्क का जो काम होता है वो चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अब हम पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या है। जैसे हम लीनियर मोमेंटम पढ़ चुके हैं, तो लीनियर मोमेंटम को एक बार याद कर लेते हैं हम। लीनियर मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते थे, वो होता था मास इंटू लीनियर वेलोसिटी। इस तरीके से लीनियर मोमेंटम होता है। हमें पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ द लीनियर मोमेंटम। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा कि टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ अ लीनियर फोर्स। इस तरीके से यानी कि टॉर्क जो होता है वो लीनियर फोर्स के सिमिलर ही होता है। जैसे फोर्स होता है वो क्या होता है, लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करवाने का काम करवाता है ना। लीनियर मोशन की बात करें, चाहे स्ट्रेट लाइन मोशन बोल दो इसे, है ना, और भी 1D मोशन बोल दो, ये सारी चीजें एक ही हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो वो क्या करता है, एक लीनियर मोशन करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से जब किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लगता है वो क्या करता है, रोटेशनल मोशन करना स्टार्ट कर देता है। बट रोटेशनल मोशन की ये प्रॉपर्टी है कि रोटेशनल मोशन एक फिक्स पॉइंट के अबाउट होता है या फिर एक फिक्स एक्सिस के अबाउट होता है। तो रोटेशनल मोशन में जो टॉर्क है वो क्या है, लीनियर मोशन के फोर्स के एनालॉग यानी कि उसके बराबर होता है। तो द एंगुलर मोमेंटम इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। कहने का मतलब कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम के बराबर ही होता है। जैसे लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है, उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैंने क्या बोला, जब हम मूवमेंट की बात करेंगे तो क्या करेंगे, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और किसका मूवमेंट है भाई, लीनियर मोमेंटम का। तो हम क्या करेंगे, आर को पोजीशन वेक्टर को जिस पार्टिकल के मोमेंटम की हम बात करेंगे उस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को उस पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम से जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा उसको ही हम एंगुलर मोमेंटम बोल देंगे। तो कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m विद लीनियर मोमेंटम वेक्टर p, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज r। मान लो जो पार्टिकल जिस पार्टिकल की बात कर रहा है, जिस पार्टिकल का मास m है, जिस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम p है और उसका पोजीशन वेक्टर कंसीडर किया है r है। तो इस केस में हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं वेक्टर l इक्वल टू r क्रॉस p या फिर l इक्वल टू आर पी साइन थीटा। यूनिट भी आप आसानी से बना लेंगे। देखो r क्रॉस p, r क्या हो गया, मीटर हो गया, ये मोमेंटम हो गया। मोमेंटम का यूनिट देखो यहाँ पे क्या होता है, ये मास हो गया kg, इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, और 1 मीटर यहाँ से आएगा तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस तरीके से और डायमेंशन भी बना लेंगे आप। देखो इस kg की जगह मास रख दो, इस जो हमारे पास ये है क्या है, डिस्टेंस की जगह L2 रख दो, और ये टाइम नीचे है तो टाइम ऊपर आएगा -1। इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन भी निकल के आ जाएगा। और अगर हम बात करें इस L की यानी कि एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन की, तो L का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग R एंड P। टू प्लेन, जैसा मैंने बताया था अगर दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं तो उनसे जो थर्ड हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो इन दोनों वेक्टर यानी कि जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है उनके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि L इज इन द डायरेक्शन प्लेन क्या लिखेंगे, L इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। इस तरीके से कंटेनिंग, यहाँ पे क्या है, आर एंड पी है। हम ए और बी लिखते थे तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, आर एंड पी, यानी कि टॉर्क यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टॉर्क नहीं, क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी। जिस प्लेन में आर और पी होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। और उसका यूनिट और उसके डायमेंशन के बारे में भी हमने जान लिया। तो क्या बोला मैंने, एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये लीनियर मोमेंटम की तरह ही है। जैसे लीनियर मोशन में मोमेंटम होता है उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम को बस इतना है, बस हम एंगुलर मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं, ये मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है। जिस तरीके से हमने टॉर्क की बात करी, टॉर्क को हमने क्या बोला भाई, टॉर्क इज द मूवमेंट ऑफ लीनियर फोर्स। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम इज द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमने लिखा इसको मोमेंटम बना दिया, क्या बोला, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मूवमेंट का मतलब होता है उसको हमने क्या करा, उसके पोजीशन वेक्टर से, पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया। थीटा क्या है भाई, इस आर और पी के बीच का एंगल हो गया। अब हम यहाँ पे आगे कुछ कर रहे हैं, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ से यहाँ तक जितना हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप इसको देखो, इसमें एक इसको हेडिंग का नाम भी दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसको एक हेडिंग भी नाम दे सकते हैं आप, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको बोलेंगे रिलेशन बिटवीन, जो हमने यहाँ से करना स्टार्ट किया है, यह रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, मैंने एल लिख दिया, एल एंड टाउ। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखना, एल और टाउ के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, या फिर उसको हम डेरिवेट करना जा रहे हैं। तो रिलेशन बिटवीन क्या हो गया, एल एंड टाउ, यानी कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड क्या हो गया, टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एवल्यूएट कर रहे हैं, या उसको डेरिवेट हम कर रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखो हम अच्छे जानते हैं कि स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास क्या एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है,
यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। अगर हम इस इक्वेशन को पूरा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, तो हमारे पास क्या है, डीएल बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। इस तरीके से तो लिखेंगे, इस बार इस तरफ भी डी बाई डी टी आएगा आर क्रॉस पी पे। अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, अगर हम डी बाई डी एक्स करते हैं, मतलब किसी भी दो क्वांटिटी का, दो वेरिएबल का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास डी यू बाई, क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स डॉट वी, यानी कि फर्स्ट वाला जो टर्म है उसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया और सेकंड वाले टर्म को इसी तरीके से लिख दिया। फिर अब क्या करेंगे, सेकंड वाले टर्म को बाहर ले लें। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म को बाहर ले लेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले टर्म का तो डिफरेंशिएशन हो गया ना। अब फर्स्ट वाला टर्म बाहर आ जाएगा और डी यू बाई डी एक्स, कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके लिए क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रूल है। तो देखो डी आर बाई डी टी फर्स्ट वाला जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन हो गया, क्रॉस सेकंड टर्म को ऐसे लिख दिया, प्लस अब फर्स्ट वाला टर्म बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन साइन से, और हमारे पास सेकंड वाले टर्म को हम डिफरेंशिएशन साइन के अंदर लिख देंगे। अब देखो ये डी आर बाई डी टी हो रहा, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हो आप। ये पार्टिकल का, जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो गया। तो डी आर बाई डी टी हमेशा वेलोसिटी होता है, इस चीज का ध्यान रखना। डी आर बाई डी टी को हम वेलोसिटी लिखते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से क्या है, डिस्प्लेसमेंट का ही डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए उसको हमने लीनियर वेलोसिटी लिख दिया। इस पी की जगह लीनियर मोमेंटम है तो एम इंटू वी रख दो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो मास इंटू वेलोसिटी, प्लस ये आर ऐसी है और ये डी पी बाई डी टी भी इसी तरीके से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। अब याद रखना है, देखो एम तो यहाँ से बाहर आ जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, वी क्रॉस वी। जब भी हम दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू हमेशा जीरो निकल के आती है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मैंने बोला अगर हम दो सेम वेक्टर का क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, अगर मैं ए क्रॉस ए कर दूं तो हमारे पास सीधा सीधा जो आंसर है वो जीरो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला वाला टर्म है वो जीरो हो गया, या आर हो गया, या डी पी बाई डी टी हो। अब ये डीपी बाई डी टी क्या है, देखो अगर आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है तो उसमें क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर हम उसको इस तरीके से लिख देते थे, फोर्स इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी। तो डीपी बाई डी टी की जगह आप फोर्स रख देंगे, तो डीएल बाई डी टी बराबर क्या आ गया, आर क्रॉस एफ। अब आर क्रॉस एफ बराबर क्या था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था भाई, टॉर्क बराबर क्या था हमारे पास, आर क्रॉस एफ ही होता है, टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। तो इस आर क्रॉस एफ की जगह हम टॉर्क रख देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, डीएल बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क। इट मीन्स द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या फिर ऐसे बोल सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क। जिस तरीके से हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, देखो मैंने क्या बोला, जो टॉर्क है वो क्या है, रोटेशनल मोशन के लिए फोर्स ही है एक तरीके से, और जो ये वाला फोर्स है, ये फोर्स क्या है, ये लीनियर मोशन के लिए फोर्स है। और फोर्स न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बोला मैंने, जो फोर्स होता है लीनियर मोशन में, जिसे हम 1D मोशन बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन बोल रहे हैं, यानी कि जो गाड़ियां रोड पे चल रही हैं इस तरीके से समझो, तो ये जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर किसके इक्वल होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी तरीके से टॉर्क क्या है, वो भी एक फोर्स ही है, लेकिन वो रोटेशनल मोशन का फोर्स है, तो टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जिस प्रकार फोर्स इज, मैंने बोला जिस तरीके से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसी तरीके से टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो वही चीज यहाँ पे हमने लिखी है, दस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, यानी कहने का मतलब क्या, टॉर्क इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से यहाँ तक का ये टॉपिक था, रिलेशन था, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली आपको इसको लिख के बार बार प्रैक्टिस करके बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लेना है। मैंने बोला जिस तरीके से फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, उसी तरीके से टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो बहुत अच्छा ये क्या था, डेरिवेशन था, आपको इसको याद रखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है।